प्रति, सेकंड ओपिनियन के प्रति बहुत सारी शक समाधान नहीं आते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आज वी केयर की तरफ से हम लोग टीएमसी और एनसीजी और नव्या को यहाँ पे आमंत्रित करेंगे ताकि वो सब बातें बता सकें। कल और आज में हमारे 2 डॉक्टर्स ने एक स्टेप लिया है कोविड से आज़ादी के प्रति, डॉक्टर चतुर्वेदी और डॉक्टर भावना। तो अब मैं कहूँगी कि पहले कैंसर से आज़ादी की बात करेंगे, उससे पहले कोविड से आज़ादी की बात करके डॉक्टर चतुर्वेदी आप अब आगे की मीटिंग सँभालिए और सारा काम करिए, पर पहले कोविड की आज़ादी की बात करने के बाद। तो वंदना जी धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा कि गणतंत्र दिवस की ये पूर्व संध्या है और एक जो हम कोविड की बात करते हैं, कोविड से जितने लोग मरे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग कैंसर से मरते हैं। और काश हम लोग जितनी तल्लीनता से कोविड के कंट्रोल पर काम कर रहे हैं, उसी तल्लीनता के साथ और उसी दमखम के साथ अगर हम लोग कैंसर पे कंट्रोल की बात करते तो शायद अब तक कैंसर पर हम विजय प्राप्त कर चुके होते और कैंसर एक इतिहास बन चुका होता। तो वंदना जी आपने सही कहा कि कोविड एक आज की महामारी है और मैं सबको ये एक सलाह देना चाहूंगा कि ये बहुत तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं कि कोविड का वैक्सीनेशन खतरनाक है, उससे बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, बड़ा साइड इफेक्ट है। लेकिन मैंने भी वैक्सीन लिया, भावना ने भी वैक्सीन लिया, हमारे टाटा अस्पताल के सब डॉक्टरों ने वैक्सीन लिया। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग जब अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराते हैं तो जैसे बुखार आता है, उन्हें तकलीफ होती है, उसी तरीके की समस्या होगी, थोड़ी दिन के लिए होगी, 1-2 दिन के लिए होगी, जो कि क्रोसिन और पैरासिटामोल जो कि आपके किसी भी दुकान में मिल जाती है, उससे उसका समाधान हो जाएगा और 2 दिन के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो जब आपके पास वैक्सीनेशन के लिए सरकार आएगी, कृपया आपकी जो र्यूमर्स फैले हुए हैं और लोगों को में डर है, उस पर आप गौर न करते हुए आप अपनी जो वैक्सीनेशन के प्रति जो आपकी निर्णय है, उसको वैज्ञानिक तथ्य के आधार पे आप ले लें। ना जैसा मैं कह रहा था कि कैंसर से भारत में आज की तारीख में 30 लाख लोगों को जो है कैंसर है और वो कैंसर की बीमारी से देश में रह रहे हैं। और इस जो कैंसर की बीमारी है उसमें करीबन 10 लाख नए कैंसर के केसेस हर वर्ष ऐड हो जाते हैं। मतलब 10 लाख नए कैंसर और एट एनी गिवन पॉइंट 30 लाख लोगों को कैंसर है जो देश में रहते हैं। नाउ जो ये 10 लाख लोग हैं, ये 10 लाख लोगों को 2 समस्याएं हैं। एक तो ये कि इसमें आधे कैंसर जो हैं वो ऐसे कैंसर हैं जिसको कि हम लोग पूरी तरीके से समाज से उसको हटा सकते हैं, और दूसरे वो कैंसर हैं जिसको कि हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, बड़े सिंपल टेक्नोलॉजी के साथ। इसके बावजूद आज भी भारत में 50% कैंसर 12 महीने की डायग्नोसिस के अंदर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि लोगों में जो अज्ञानता है, जो अनजान है, जो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं या कई बार उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता है, इन सब के चलते जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं वो पूरी जो आज की तारीख में अच्छी सुविधा उपलब्ध है कैंसर के इलाज की, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और असामयिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो हम लोगों का ये जो पूरा कैंसर से आजादी का जो एक हमने उदाहरण लिया और जो एक सब्जेक्ट लिया, उसका मकसद ये है लोगों में ये भावना फैलाना कि कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो सकता है और कैंसर का टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए तो वो क्यूरेबल है। हमारे पास बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं, उनके केयर गिवर्स हैं। और कई बार कैसा होता है जैसे कि आप एक छोटा भी सामान खरीदते हैं और वो छोटा सामान खरीदने के पहले आप चाहते हैं कि मैं सही सामान ले रहा हूं कि नहीं, आप 2-3 दुकान पे जाते हैं। उसी तरीके से कैंसर एक डरावनी बीमारी है कई लोगों के मन में, जो बहुत सही नहीं है, डरना नहीं चाहिए, और बहुत खर्चीली बीमारी है और कई बार बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट होता है इसका। तो जब आप एक छोटा सामान खरीदते हैं उसके लिए आप जो है
कई दुकानों पे जाते हैं, तो उसी तरीके से जब कैंसर का इलाज करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप सेकंड ओपिनियन लें, आप थर्ड ओपिनियन लें। एंड वहां पे नव्या काम आता है। वहां पे जो पूरी एक प्लेटफॉर्म है, एक पूरी फौज है नेशनल कैंसर ग्रिड की, टाटा मेमोरियल के डॉक्टर्स की, वंदना जी जैसे जो हमारे एनजीओज हैं, उनका सबका ये मकसद रहता है कि कैसे पेशेंट्स को उनको सही इलाज मिल सके, और उस सही इलाज के चलते जो है उनको जीवन मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब कैंसर का इलाज करते हैं और आपको सेकंड एंड थर्ड ओपिनियन भी अच्छी जगहों से मिला होता है, तो कैंसर के दौरान आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, आपके अंदर एक बिलीफ रहता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। क्योंकि कई बार जो कैंसर मरीज आते हैं, जब उनको रिकरेंस हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो यही कहते हैं कि काश हमने सही इलाज शुरू में किया होता तो ऐसा ना होता। तो हम यही कह रहे हैं कि इलाज के पहले नव्या, वंदना जी, ये सब लोग, एनसीजी, टाटा मेमोरियल सेंटर, भावना, अमित, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि आप लोग बढ़िया ओपिनियन ले, सही ओपिनियन ले, तब इलाज करें। तो मैं अपने इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हमारे जो दो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर भावना सिरोही, जो कि कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं और प्रिवेंशन में, अर्ली डिटेक्शन में, लोगों को सही सलाह देने का ये जो नव्या का प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत क्लोजली काम कर रही हैं। अब मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो हमें बताएं कि ये जो सेकंड ओपिनियन की बात कम कर रहे हैं, कैंसर से आजादी के बात की बात कर रहे हैं, उसमें उनका क्या विचार है। तो थैंक यू पंकज। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूंगी। तो कुछ कैंसर्स ऐसे हैं, जैसा आपने बोला, विच लेंड देमसेल्व्स टू स्क्रीनिंग, और वो ऐसे 4 कैंसर हैं जो कि हम स्टेज 0 या प्री कैंसरस स्टेज पे डायग्नोज कर सकते हैं। और उसके लिए हमारी स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजी है। स्क्रीनिंग मतलब जैसे कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप जाके वो टेस्ट कराएं पता करने के लिए कि आपको कैंसर है या नहीं है। तो पहला कैंसर जिसके लिए हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर। अगर आप 40 साल से ऊपर हैं या 45 साल से ऊपर हैं तो मैमोग्राम करा सकते हैं, जो कि एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, वो हर 2 साल में आप करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। और दूसरा कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, जो कि बच्चेदानी के नीचे वाला हिस्सा होता है, वहां का कैंसर। तो वो इंडिया में बहुत कॉमन है गांव में, और उसके लिए हम एक पैप स्मीयर कर सकते हैं, जो हर तीसरे साल, या फिर अगर आप एचपीवी डीएनए करते हैं तो 5वें साल कर सकते हैं। टाटा हॉस्पिटल ने एक बहुत बड़ी स्टडी करी थी जिसमें कि सिर्फ एग्जामिनेशन से, कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर विजुअल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जो कि हम हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन कर सकते हैं गांवों में, तो उससे भी कैंसर का जल्दी पता चल सकता है। इसमें यह है कि वो क्योंकि प्री कैंसरस स्टेज में पता चल जाता है, तो उसी समय आप जो जब पता चलता है उसी समय उसका इलाज कर सकते हैं स्टेज 0 पे। तीसरा कैंसर है आंतों का कैंसर या कोलन कैंसर। उसके लिए एक सिंपल स्टूल टेस्ट कर सकते हैं, उसको स्टूल ओकल्ट ब्लड टेस्ट बोलते हैं। और चौथा कैंसर है जो गले और मुंह का कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, जिसके डॉक्टर पंकज एक्सपर्ट हैं। तो उसके लिए आप सिर्फ एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक प्रोग्राम रोल आउट करा है, जो कि वेलनेस सेंटर्स क्रिएट किए गए हैं गाँव में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। वहां पे जो 3 कैंसर सबसे कॉमन है भारत में, ब्रेस्ट, सर्विक्स और हेड एंड नेक, अगर आप 30 साल से ऊपर हैं तो आपको वो वहां पे ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्लिनिकल एग्जाम करेंगे, और हर 5 साल पे आप जाके ये टेस्ट करा सकते हैं। तो स्टडीज में बताया गया है कि अगर आप एक बार भी सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग करा ले तो उससे भी आपको फायदा है। 5वां कैंसर जो है वो लंग कैंसर। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो लो डोज सीटी स्कैन चेस्ट का कर सकते हैं। पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जब भी आप कैंसर स्क्रीनिंग करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोच समझ के करें, क्योंकि स्क्रीनिंग के हार्म्स भी होते हैं, कई बार अननेसेसरी टेस्ट हो सकते हैं। तो ये सब डिस्कशन बहुत जरूरी है किसी डॉक्टर से, खासकर अगर आपको कोई डाउट है। और जो चीज नहीं करनी चाहिए, जो बहुत हो रही है आजकल, जैसे कैंसर मार्कर करना ब्लड टेस्ट में, जीन टेस्ट करना, पेट
स्कैन करना, ये सब शहरों में काफी हो रहा है। तो ये सब स्क्रीनिंग के लिए आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो एग्जीक्यूटिव हेल्थ के लिए आप जाते हैं तो वहां पे आपको एक लिस्ट मिलती है, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर। तो चेक करिए कि आप ये फालतू के टेस्ट ना कराएं, क्योंकि रेडिएशन इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। तो अगर आप स्कैन्स फालतू के कराते हैं तो अगर क्यूमुलेटिव डोज आपकी लाइफ टाइम में ज्यादा है तो उससे भी आपको कैंसर हो सकता है। सो जो भी टेस्ट कराएं सोच समझ के कराएं। अच्छा भावना, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द सर्वाइकल कैंसर, आप सर्वाइकल कैंसर के बारे में कह रही हैं, सबसे बड़ी जो विडंबना है और बड़ा विरोधाभास है हमारे देश में कि महिलाओं को अभी भी रूरल एरिया में जहां सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है, वहां आज भी उन्हें टॉयलेट की प्राइवेसी एक्सेसिबल नहीं है। तो जब हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की, हम सर्वाइकल हाइजीन की बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं। अगर महिलाएं दो चीज कर लें और उनके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं और पुरुष उन टॉयलेट दिलवा दे घर के अंदर, ये बहुत बड़ा एक जो है काम होगा सर्वाइकल कैंसर। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है, पॉइंट है पंकज, क्योंकि जो हमारे यहाँ टेबू है, हम लोग ये ब्रेस्ट और सर्विक्स वर्ड ही नहीं यूज करते, और क्योंकि बहुत प्राइवेट माना जाता है तो एक तो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। पहली बात तो बात करना जरूरी है, और दूसरा आपने बिल्कुल ठीक कहा, टॉयलेट्स खेतों में जाने के बजाय अपना टॉयलेट जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया है टॉयलेट्स बनाने का गाँवों में जगह जगह, आई थिंक दैट इज एक्सीलेंट। दूसरा, सैनिटरी पैड यूज करना, और अवेयरनेस बढ़ी है जब से मूवीज आई हैं जैसे पैडमैन वगैरह, तो अवेयरनेस बढ़ रही है, इसीलिए गाँवों में जो सर्विक्स कैंसर है वो कम हो रहा है। पर आई थिंक इसके बावजूद दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हैव इरेडिकेटेड, जैसे हमने पोलियो खत्म कर दिया है, उन्होंने सर्विक्स कैंसर खत्म कर दिया है, और दो चीजों से किया है उन्होंने, एक तो वैक्सीन लाया है और दूसरा उन्होंने सर्वाइकल कैंसर का कोऑर्डिनेटेड स्क्रीनिंग प्रोग्राम किया है। तो मैं यही कहूंगी कि गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किया है गांवों में, शहरों में। आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, अगर जा सकते हैं वहां तो वहां भी जाइए, पर टेक दिस अप बिकॉज ये बहुत जरूरी है। और साथ में जैसा पंकज जी ने कहा कि आप टॉयलेट्स यूज करिए, हाइजीन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है सर्विक्स का, उसी से आगे चल के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। एंड भावना, आप कही हो तो एक किसी हमारे श्रोता ने पूछा है चाइल्डहुड कैंसर के बारे में। कई लोगों को लगता है कि चाइल्डहुड कैंसर जो है एक ईश्वरी प्रकोप है और कई बार जो है वो गलत इलाज कर लेते हैं। तो हमें मालूम है डॉक्टरों को कि चाइल्डहुड कैंसर कंप्लीटली क्यूरेबल है, 100% तक की सर्वाइवल है। तो इसके बारे में बहुत ब्रीफली अगर आप बता सकें तो। कोई भी ऐसा ब्रेस्ट का कोई भी कैंसर, कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि पिछले जन्म में बुरे कर्म किए शायद इसलिए हो गया, और वो कई इधर उधर के इलाज कराते हैं, बिल्कुल गलत है। कोई भी कैंसर, चाइल्डहुड कैंसर तो ऑलमोस्ट 98 to 100% क्योरेबल है, खासकर ब्लड कैंसर। बाकी के कैंसर्स भी क्योरेबल हैं अगर अर्ली स्टेज में पकड़े जाए तो। अगर ब्लड टेस्ट में कोई भी, जैसे आपका वेट लूज हो रहा हो, कहीं से ब्लीडिंग हो, ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें कुछ पता चलता है तो इमीडिएटली स्पेशलिस्ट सेंटर में जाइए। बाकी इधर उधर के इलाज आई थिंक नहीं कराने चाहिए, क्योंकि उनसे क्या होता है कि आपका ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। तो ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट डिले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट से बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है कैंसर। थैंक यू भावना। अगर और कोई प्रश्न आएगा तो मैं आपके पास आता हूँ। अभी मैं रुक करना चाहूंगा डॉक्टर अमित जोशी की तरफ, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फेमस मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो हेड एंड नेक कैंसर का और यूरिनरी ब्लैडर और जेनिटल यूरिनरी कैंसर का इलाज करते हैं। और डॉक्टर अमित जोशी से जो मेरा प्रश्न है, दो प्रश्न है। एक तो ये कि कई बार जब मरीजों को कैंसर होता है तो वो जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो जनरल सर्जन के पास गए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जब करते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो क्यों बेहतर होता है कंपेयर टू एनीबॉडी हु इज जनरल स्पेशलिस्ट? देखिए, इसके पीछे सर मुख्य कारण तो ये है कि जब हम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका जो विजन होता है, उनका जो इसको हम बोलते हैं अपने इंग्लिश में डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सो कोई भी जैसे गले में लिम्फ नोड आया या गले में गांठ आई तो जनरल एक
फीलिंग है कि हम उसको टीबी की दवा चालू कर दें, लेकिन हर बार वो गले की ग्रंथि टीबी नहीं होती है। सो अगर आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसकी बनाएगा और उसके आधार पे उसका ट्रीटमेंट प्लान करेगा। अगर जरूरत पड़ती है तो एफएनएसी या बायोप्सी करके ट्रीटमेंट प्लान करेगा। सो ये अप्रोच होने से अब ऐसे ही 6-8 महीने टीबी की दवा खाई तब तक बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक तरीका है जिससे कि वो स्पेशलिस्ट के पास जाने से वो थोड़ा फायदा होता है। वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। सो आई थिंक ये एक अंतर है कि वो और मरीजों के लक्षण को भी अध्ययन करते हैं, केवल ब्लड रिपोर्ट को न देख के या सीधे सीटी स्कैन एडवाइस करके या एक्सरे एडवाइस न करने के बाद वो संपूर्ण लक्षणों को देखते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से स्पेशलिस्ट के पास जाने से पूरी तरह उसका सही तरीके से बीमारी का निर्धारण होता है और पूरा ट्रीटमेंट होता है। सो बेसिकली सारांश है आपकी बात का कि आपको ये मरीजों को ध्यान रखना चाहिए कि कैंसर का इलाज मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, यानी अधिकांश कैंसर में आपको सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन, ये सब लोग आपको चाहिए, तब जाके बेहतर इलाज हो पाता है। कारण क्या है कि कैंसर की डायग्नोसिस रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट करते हैं, कैंसर का इलाज सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं, रिहैबिलिटेशन की अलग टीम होती है, फिर उसके अलावा जो पैलिएटिव केयर है उसकी अलग टीम होती है। तो ये जो टीम अप्रोच है, इससे जो है देखा गया है कि मरीजों के कैंसर का क्योर रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है कंपेयर्ड टू उन सेंटर्स में जहां पे कि ये पूरी की पूरी टीम नहीं होती है। अमित, एक दूसरा प्रश्न आपसे है कि जो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा प्रश्न है कि डॉक्टर्स के पास जब मरीज जाता है तो कहता है कोई रेडियोथेरेपी कर लो, कोई बोलता है सर्जरी कर लो, कोई बोलता है कीमोथेरेपी कर लो। तो ये जो कई बार भिन्नता आती है एक ही बीमारी के इलाज के कई रूप में, उसको कैसे हमको मरीज को प्रेषित करना चाहिए कि क्या बेहतर है इलाज उनके लिए? सर आई थिंक ये बहुत ही आपने सवाल बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि देखिए क्या है कि जब भी मतलब कैंसर में कई बार एक ही स्टेज के मरीज को ट्रीट करने के लिए कई तरह के ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन मतलब उसके तरीके डिफरेंट होते हैं और उनका रिजल्ट रेट लगभग उससे सिमिलर मिलता है। जैसा कि अपना स्वर तंतु, ये जिसको अपन लैरिंग्स बोलते हैं अपना, या स्वर तंतु का जो कैंसर है, इसके अर्ली स्टेज की स्थिति के लिए रेडिएशन का भी ट्रीटमेंट उपयुक्त है और उसकी छोटी सर्जरी की भी उपयुक्त है। लेकिन हम जब ट्रीटमेंट का निर्णय लेते हैं तो फिर पेशेंट से उसकी प्रायोरिटी पूछते हैं, उसकी प्राथमिकता पूछते हैं और उसका जॉब प्रोफेशन पूछते हैं। तो जिसके लिए बहुत ज्यादा स्वर तंतु की जरूरत पड़नी है, बहुत ज्यादा ऐसा प्रोफेशन है जैसे टीचर है या सिंगर है, उनको फिर हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे कि उनकी आवाज की क्वालिटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़े। जहां पर बहुत ज्यादा आवाज की जरूरत नहीं है वहां पर हम अगर मरीज चाहता है नहीं हमको इसमें थोड़ा आवाज पे कंप्रोमाइज चलेगा, लेकिन हमको नॉन सर्जिकल ऑप्शन चाहिए। सो सिमिलरली प्रोस्टेट कैंसर में कई बार ये सवाल बहुत कॉमनली आता है कि रेडिएशन देना है या सर्जरी करनी है। रिजल्ट वाइज वो बोलते हैं जो अच्छा रिजल्ट है वो बोलिए, लेकिन रिजल्ट दोनों तरीके से ट्रीटमेंट करने के बराबर मिलने वाले हैं। सो पेशेंट की अपनी प्रेफरेंस, वो सिमिलरली ब्लैडर कैंसर जो पेशाब के थैले का कैंसर होता है उसमें रेडिएशन देना है या सर्जरी करना है। कुछ पेशेंट्स को बाहर पेशाब का जब अपन ऑपरेशन करते हैं तो यूरिनरी डाइवर्जन करते हैं तो एक स्टोमा लगाना पड़ता है। कुछ मरीज उससे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहते हैं तो उनको हम लोग रेडिएशन के बारे में ऑप्शन देते हैं। रिजल्ट वाइज दोनों के रिजल्ट बराबर है। तो यहाँ पर एक मरीज और उसकी परिवार वालों के साथ एक ज्वाइंट डिस्कशन करके ये निर्णय लेना कि कौन सा ट्रीटमेंट मरीज के लिए उपयुक्त रहेगा और मरीज का खुद इन्वॉल्वमेंट करना। हम जनरली फैमिली मेंबर्स डिसाइड करते हैं बट वो मेरे हिसाब से बहुत उपयुक्त नहीं रहता है। मरीज का खुद का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है उपयुक्त ट्रीटमेंट को प्लान करने। उसकी अपनी प्राथमिकता क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। सिमिलरली जब मेटास्टेटिक कंडीशन, जब अनफॉर्चुनेटली बीमारी आगे की स्टेज में डायग्नोस होती है तो कई बार जो पेशेंट एल्डरली रहते हैं वो कई बार, जैसा मैंने भी अपने प्रैक्टिस में महसूस किया कि पेशेंट नहीं चाहता है कि बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट मिले, उससे उसकी कीमोथेरेपी बहुत हाई डोज की मिले, थोड़ा सर्वाइवल उससे बढ़ सकता है। लेकिन कई बार पेशेंट खुद ही बोलते हैं कि नहीं सर हमको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए जिससे हमारे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो। लेकिन कई बार घर वाले उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो मरीज की इच्छा के विरुद्ध भी वो हायर एंड के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो जो हम यहाँ पर सवाल जो अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि
मरीज का अपने बीमारी के प्रति खुद परसेप्शन कैसा है, वो क्या चाहता है। सो आई थिंक ये सब पहलू क्वालिटी ऑफ लाइफ के इश्यू ट्रीटमेंट डिसीजन में आते हैं। और मेरा यही इसमें वो एक सजेशन है कि पेशेंट को, मरीज को खुद को भी घर वालों को इन्वॉल्व करना चाहिए, मरीज की खुद की सहमति और इच्छा भी पूछनी चाहिए, फिर ट्रीटमेंट का डिसीजन लेना चाहिए, खासकर जो एडवांस स्थिति के कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके लिए। आपने बहुत सही बात कही। और हमारे साथ एक कैंसर सर्वाइवर है प्रशांति, जो कि एकदम जो सही बात आपने कही कि पेशेंट को जो कंफ्यूजन होता है, पेशेंट को जो पूरी तरह तरह की जानकारियां मिलती हैं, और कई बार क्या होता है कि वो बहुत सारे घर के लोग जो नॉन डॉक्टर हैं वो भी इलाज के लिए सलाह देने लगते हैं। तो ऐसे समय मरीजों के लिए बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, हाउ टू टेक अ राइट डिसीजन। एंड हियर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रशांति to tell everyone that how she navigated this whole challenge of diagnosis to treatment to having a good quality of life and then outcome. Prashanti? हाँ, सो मुझे जब पता चला कि मुझे कैंसर है तो पहले तो मैं थोड़ी डर गई, मगर आई डोंट नो फॉर वंस ऐसे एक भी बार मैंने नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगी। आई वॉज वेरी श्योर कि देर इज ट्रीटमेंट। और लकीली और अनलकीली मेरे हस्बैंड जर्नलिस्ट है, तो और जर्नलिस्ट यानी पैसे कमाने वाला नहीं है, कम कमाने वाला है। तो पहला, दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि अभी पैसे कैसे जुटा करेंगे, हमारे पास तो उतने पैसे नहीं है। ये दो मेरे सामने, मैं नहीं मरूंगी और पैसे कैसे। मगर लकीली हम बहुत सारे हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स थे, तो उन लोगों ने हमें सलाह दे दी, ये करना है, वो करना है, वो करना है। और जहाँ जहाँ गए वहाँ हमें लगा कि यहाँ तो पैसे बहुत लगेंगे, क्या करेंगे। तो उसके बाद में मेरे एक फ्रेंड डॉक्टर निष्ठा देसाई है और मेरी नीस है, उन दोनों ने मुझे नव्या का लिंक भेज दिया। और मैंने वो लिंक देखा और मुझे लगा ये क्या है, ऐसे कैसे होता है क्या ना। आई थिंक एट दैट टाइम वेरी लो, और थोड़ा मुझे लगता था कि ये सब झूठा है, अभी जो करना है तो करना है, मुझे ही करना है। तो I just put my name and left it. And the next day I got a call, and that person said, I am your patient advocate, and आपने तो नाम लिखा है मगर कुछ नहीं, आपको कुछ दिक्कत है क्या अपलोड करने के लिए। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ये सच है क्या कि आप लोग 7,000 हम लोग 7,000 में आप लोग सब कुछ हमें बोलेंगे। तो उसने बोला हाँ हाँ हम लोग कर सकते हैं। तो to cut entire story short, he spoke to me and my husband for 2 hours. और उसके बाद में मैंने मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अपलोड किए, और 2 दिन में हम लोगों को उन्होंने सब कैसे क्या हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली माय रिपोर्ट विच वाज देयर वाज नॉट एक्यूरेट, तो वो मुझे फिर से भेजना पड़ा, और टाटा में फिर से हम लोगों ने भेजा। Once that correct diagnosis came, तो बाद में it was decided कि I have to do chemo and radiation. तो जब मैं नव्या में जाने वाली थी तो मैंने मेरे डॉक्टर को पूछा, मैं जीपी डॉक्टर ऑस्कर अबेलो। So he said, Prashanti, remember one thing, your body is your own and you have every right to second and third opinion. जब मैंने डॉक्टर शेखर सागर जो मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उन्हें पूछा, उसने भी बोला श्योर यू गो अहेड एंड डू व्हाट यू आर कंफर्टेबल। तो मुझे लगा कि आई वाज लकी टू हैव 2 डॉक्टर्स हु डिड नॉट पुल मी बैक, दे सेड यू डू व्हाट यू वांट टू डू। और जो मेरा जो निर्णय था, मेरे हस्बैंड ने और मेरे फ्रेंड्स जो थे उन्होंने डॉक्टरों को बोला कि उसे पूछो। सो आई वाज इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग, आई वाज नॉट आउटसाइड। आई हैव सीन कि बहुत सारे पेशेंट जो केयर गिवर रहते हैं वो बोलते हैं कि पेशेंट को मत बोलना कि वी विल डिसाइड, वो डर जाएगी, वो डर जाएगा। बट इन दिस केस, माय केस, आई न्यू एवरीथिंग एंड आई वाज लकी दैट माय patient advocate was Shirom from Navya. So I would ask him everything. At times I would argue with him, fight with him, cry. But there was a continuous emotional support which I got from Navya. At the same time, I would ask Dr. Salkar also. He was also on WhatsApp.
any treatment, whatever I wanted, he would help. So I feel two things helped me. One is my perception. I was outgoing. I did not hide from anybody that I got cancer. In fact, I was telling everyone that I've got cancer. This is one. Secondly, I have an athletic body. I was a sports person from my childhood. I would suggest, and I want to use this platform and tell all girls, please join sports. That is something will help you. I always thank God, but I also thank my body. I feel that my body helped me a lot. And third thing is, you need to make your own choices. There are different choices, like Dr. Bhavna is saying, Dr. Pankaj was saying. You need to make choice, and there was plethora of choices, and I could make it. After I got better, I finished my entire treatment in November and joined my duty in college by 17th of 15th of December. And from day one, I was going to class. I loved the way students, in my college, entire, whether it was students or my staff or my principal, they did not overprotect me, and nor did they, neglect me. And that was something which helped me to, like, normally, how children are. If you give them assignment, they don't give you in time. But I would tell them, see, in 5 days I have to get my assignment. In 2 days I would get it. And they would tell me that we are only doing it for you, but somehow that helped me to, get out of. Then supervisions, I had become very thin. I was, feeling tired. I went and told principal, now you don't pity me and don't give me supervision, and I want to do supervision. He said, of course I will give you supervision. Who said I'm not giving you supervision? And they gave me supervision, but out of 6 they gave me only 2. So I feel I am grateful for them, that they did not make me feel that I am an outcast. Normally that happens. I think that helped. My friends from cultural fields, I was when I was going through chemo, one of my friends, Dr. Bhosle, he's a director. He came and he said, there is a movie and I want you to act in it. So I was joking with him. I said, see, my hair is gone, everything is gone. What are you going to, take me in a movie? He said, no, you get all right, and in March we will start. And I did 3 movies after that. And somehow I feel that entire society as a whole helped me, and I think I also took that chance. I did not stay away. I took that chance, and I felt that this is my strength and I need to go ahead. So I never looked at cancer as something which can be stigmatized or something. It's something which happened. I had to tackle it, and I took everybody's help. Even now, when I go anywhere, I go give lectures, and at the end, I say, do you know I am a cancer survivor? And then everybody says, really? Are you? But I make it a point. For me, it is an awareness, saying that cancer has to be tackled. Like what you all are saying, it has to be azadi. So thank you, Prashanti. That was a very, very passionate, and I must say that you have motivated many people, and you have really given strength to many people who must be watching you speak those wonderful words, and उनको बहुत अच्छा लगा होगा कि you have gone through that path and you have acted in 3 movies. हम लोगों को Yeah. लगेगा भाई, मुझे भी अच्छा लगेगा देख के. So let me pick brain of Pooja Akhileshwar. Pooja, when such a request comes to you for second opinion, like Prashanti, for example, how do you tackle this? Because see, this, like she says that I cried and you spoke for 2 hours, and then she says that there were several instances of argument and all kinds of things. So how do you manage all this? थैंक यू डॉक्टर पंकज. मैं भी कोशिश करूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइन करके ही बात करूं ताकि सभी जनता को समझ आए. नव्या टीएमसी नव्या सर्विस जो है वो हमने शुरू किया है, और इसमें सेकेंड ओपिनियन जो प्रोवाइड करते, जैसे प्रशांति मैडम ने कहा भी, उसके लिए एक प्रॉपर फ्लो है हमारा. मैं पहले उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो होता ऐसा है कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं या केयर गिवर्स होते हैं या फिर उनकी
लोकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारे पास रजिस्टर करते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद उनसे हमारा पेशेंट एडवोकेट बात करते हैं। जैसे चिरों में प्रशांति से बात करी वैसे उनसे बात करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि सिस्टम कैसे चलता है, और उनको बोलते हैं कि वो रिपोर्ट्स अपलोड करें हमारे सिस्टम में। रिपोर्ट अपलोड करना बहुत ही सिंपल है। हमारे navya.care में जाके वहाँ पे अपने प्रोफाइल में आप लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद उसमें एक सेक्शन है, वो कहता है अपलोड योर रिपोर्ट। अगर आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक कैमरा दिखेगा, बस वहां पे जाइए, जितने भी पिक्चर्स आपके पास है वहां से क्लिक करिए और वो अपलोड हो जाएगा। एक बार वो अपलोड हो जाएंगे उसके बाद फिर हमारे ट्रेन क्लिनिकल एनालिस्ट वी हैव, वो क्या करते हैं, वो सारे रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि कौन सा रिपोर्ट है, कौन सा रिपोर्ट मिसिंग है, और इस चीज की कंफर्मेशन हमें गाइडलाइन से मिलती है जो हम फॉलो करते हैं। वो देखने के बाद वो वापस से पेशेंट और या केयरगिवर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आपके सारे रिपोर्ट्स हैं, इनमें से जो भी मिसिंग है वो सारे रिपोर्ट्स आप वापस से अपलोड करिए। इनफैक्ट वी ऑल्सो से दैट इफ समथिंग इज मिसिंग and it is not done, any test, any diagnostic test, like if biopsy is needed to get an expert opinion, so we tell them कि आप जाओ ये वाला टेस्ट करवाकर हमारे पास वापस आओ और उसके बाद हम आपको एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड करेंगे। तो काफी कम्युनिकेशन होता है, और इस कम्युनिकेशन में बहुत कुछ होता है। पेशेंट जो पेशेंट्स होते हैं या केयर गिवर होते हैं वो बहुत ही उदास होते हैं, क्योंकि कैंसर बर्थ से ही उनकी पूरी फैमिली में एक मातम सा छा जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो हमारे जो ट्रेन एनालिस्ट है वो इतने एम्पैथेटिक है, जिस तरीके से वो उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं, उनको ये बताते हैं कि वी आर देयर विथ यू। तो आप ये सारे जो प्रोसीजर है वो सब करिए, कंप्लीट करके हमें सारे रिपोर्ट दीजिए। उसके बाद वी हैव अ ट्रेन अनदर सेट ऑफ क्लिनिकल एनालिस्ट। तो वो क्या करते हैं, ये सारे रिपोर्ट बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, तो वी कन्वर्ट दिस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दैट इज अ पेशेंट स्पीक टू अ एक्सपर्ट स्पीक, सो दैट उसको स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट करते हैं। सो Rishal, can you do a screen share so that I can show a structured summary? नहीं ठीक है अखिलेश्वर, पूजा, हाँ, ओके, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आप एक पेशेंट से उनके सारे रिपोर्ट्स को लेते हैं, बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड रहता है, जो जरूरी है नहीं जरूरी है वो आप समझते हैं, और वो सब करने के बाद आप एक इतने बढ़िया फॉर्मेट में डालते हैं कि हम डॉक्टरों को उसको उस आधार पे निर्णय देने में कुछ ही मिनट लगते हैं। तो यहाँ से भावना के पास जाऊंगा कि भावना, अखिलेश्वर पूजा इतनी मेहनत करती है और उनकी मेहनत के चलते जो हमें एक समरी आती है वो हम डॉक्टर्स को कैसे हम लोग उस पर निर्णय लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों का ये मानना है कि जब तक आप डॉक्टर के पास सामने जाके बैठे नहीं, सारी रिपोर्ट उनको दिखाई नहीं, तब तक डॉक्टर बिना देखे बिना एग्जामिनेशन कहे कैसे कैंसर के बारे में निर्णय कर सकता है, और अगर वो निर्णय कर दिया तो वो सही कितना हो सकता है। तो ये जो एक भ्रांति है और ये जो एक मिथ है, उसको कैसे आप हैंडल करना चाहेंगे इस जनता के लिए? तो जैसे जब रिपोर्ट मेरे पास आती है, मेरे फोन पे ऐप है, ज्यादातर रिपोर्ट्स मतलब मैं काफी सेकंड ओपिनियंस देती हूँ, तो मुझे मैक्सिमम 2 या 3 मिनट लगते हैं पूरी रिपोर्ट्स को देखने में। और सबसे अच्छी बात नाव्या की है कि गाइडलाइंस को देखते हुए आई वाज इन्वॉल्व्ड इनिशियली आल्सो व्हेन वी वर मेकिंग इट विद गीतिका। सो उन्होंने सब गाइडलाइंस को देख के वो रिपोर्ट के हिसाब से वो रेकमेंडेशन देते हैं कि पेशेंट को ये कीमो लेना चाहिए, ये रेडिएशन लेना चाहिए। सो आई एम एबल टू क्लिक ऑन दैट एंड से कि आपको ये लेना चाहिए। तो उसमें एक तो बहुत इजी है मेरे लिए वो करने के लिए, और जैसा कि काफी मतलब नाव्या के थ्रू काफी पेपर्स भी प्रेजेंट हुए हैं, वो लोग ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट की जो ओपिनियन है वो भी उसमें लिखते हैं। तो ज्यादातर हम लोग ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट से एग्री करते हैं, क्योंकि जिन्होंने पेशेंट को देखा है और वो ओपिनियन देते हैं। पर कई बार ये होता है कि साइट स्पेसिफिक ऑन्कोलॉजी जैसे है, जैसे कि मैं GI कैंसर्स करती हूँ, तो कई बार देखती हूँ कि पेशेंट को लिवर लिमिटेड डिजीज है जिसमें कि 5 ईयर सर्वाइवल 50% से ज्यादा है, और उन पेशेंट्स को हम स्टेज 4 डिजीज है पर फिर भी क्योर की तरफ सोच सकते हैं।
तो ऐसे में कई बार मैं ओपिनियन चेंज कर देती हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। सो ये बेनिफिट है नाविया का कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको पैथोलॉजिस्ट, रेडिएशन, मेडिकल सबकी एक ही समय 24 घंटे के अंदर ओपिनियन मिल जाती है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। अब मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है इंडिया में साइट स्पेसिफिक ऑन्कोलॉजी होना, क्योंकि हमारे यहाँ शॉर्टेज है ऑन्कोलॉजिस्ट की, पर नाविया के थ्रू आई थिंक वो पेशेंट्स को वो एक्सेस हो जाता है। और दूसरा, पीस ऑफ माइंड, ओपिनियन लेने के बाद कॉस्ट बचता है, ट्रैवल टाइम बचता है, पेशेंट्स को टाटा आने की जरूरत नहीं है इतनी दूर, खासकर नॉर्थ ईस्ट से पेशेंट दे ट्रैवल ऑल द वे टू टाटा हॉस्पिटल। सो वो समय बचता है, पैसा बचता है, उनको ओपिनियन मिल जाती है। और बेसिकली व्हाट आई लव अबाउट नाविया इज हैंड होल्डिंग, शुरू से लेकर एंड तक जो एडवोकेट्स हैं। और फिर कई बार ऐसा होता है मैंने ओपिनियन नहीं दी, जैसे 24 घंटे से ऊपर हो गए, सो दे सेंड अ व्हाट्सएप, if this opinion is there, you still haven't responded. So, you know, I feel really guilty. और फिर मैं एकदम उसके ऐप पे जाके उसको रिस्पॉन्ड करती हूँ। So, you know, I think for patients के लिए बहुत बड़ी सुविधा है ये। तो मैं सबको पहले बता दूं कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है ये परमाणु ऊर्जा विभाग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संस्थान है, एंड ये एक सरकारी अस्पताल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और नेशनल कैंसर ग्रिड जो है वो करीबन 200 कैंसर अस्पताल हैं, जिसमें एक कैंसर अस्पताल में जहां पे भावना जी काम करती हैं। तो जो नेशनल कैंसर ग्रिड है ये सारे अस्पताल, सरकारी और गैर सरकारी सभी अस्पतालों का, प्राइवेट अस्पतालों का, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का, सबका एक ग्रुप है जिसकी सहायता नेशनल कैंसर ग्रिड की सहायता नव्या लेती है लोगों को एक्सपर्ट ओपिनियन देने में। यानी जो एक्सपर्ट ओपिनियन जा रहा है वो भारत के सबसे बेहतरीन जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं उनका ये अपना ओपिनियन है। और ये ओपिनियन जो है, जैसा भावना ने कहा, एक स्टडी की गई थी, 80% लोगों में वही इलाज होता है जो कि नव्या के प्लेटफॉर्म से रिकमेंड किया गया। 20% में ये एक हमेशा संभावना रहती है कि लोकल डॉक्टर मरीज को देखने के बाद उन संभावनाओं को बदल सकता है। ना गोकुल से मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा, लोगों के मन में ये हमेशा प्रश्न रहता है कि इसमें खर्चा कितना होता है या खर्चा कितना होगा, और इसमें जो गरीब पेशेंट्स हैं उनके पास, जिनके पास पैसा नहीं है, वो इसका फायदा उठा सकते हैं कि नहीं। तो गोकुल, इसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? श्योर डॉक्टर पंकज। तो यहाँ पे जो पेशेंट रजिस्टर होते हैं, इन द लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर फ्रॉम द लोअर इनकम कैटेगरी। To be precise, 70% of the opinion that we have given so far, वो underprivileged, lower income category से हैं, and that is the actual motto, that is the actual agenda of Dr. Rajendra Badwe, who is the director of Tata Memorial Hospital, who started this option, who launched this option of online expert opinion about 6 years ago, to reach out to maximum number of patients who are underprivileged, जो ट्रीटमेंट जो यहाँ पे उसका जो खर्चा जो है वो उठा नहीं पाते, जो उसका जो ट्रैवल का एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन और जो वेटिंग पीरियड है वो सब, मतलब टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस आई थिंक डॉक्टर राजेंद्र बडवे केम अप विद दिस ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन एक्सपर्ट ओपिनियन। तो यहाँ पे क्या होता है, when patient register for the opinion here, so our patient advocate team reaches out to the patient or the caregiver, and we have a long discussion. As Prashanti already said, we have long discussion for about 1 hour, 1.5 hours, just to understand what is the condition of the patient, उनका प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है, कब डायग्नोज हुआ था, और अभी करंट उनका सिचुएशन कैसा है, और उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है। तो हियर दिस इज मेनली टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल कंडीशन एंड द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, बट द अदर एडवांटेज हियर इज कि पेशेंट को इट गिव्स देम अ सॉर्ट ऑफ अ रिलीफ कि there is someone to talk to them, there is someone to listen to them, to handhold them, someone to tell them that it's fine, that we are there to get you the best opinion, and the opinion and the treatment that is cost effective and as per your preference. For example, कोई patient को जहाँ पे surgery नहीं करना है, जो patient को यहाँ पे chemotherapy नहीं लेना है, जहाँ पे उनको side effects ये नहीं कर पाएंगे, तो as per the preference, so there is someone to listen to them and tell them that yes, we can give them the best opinion from the best doctors, which is backed up by the international guidelines and the clinically proven evidences.
right? So we reach out to them and we understand कि मतलब उनका स्थिति कैसा है, और based on their general condition, based on their उनका treatment कहाँ पे चल रहा है, general hospital में चल रहा है या private hospital में चल रहा है, और उनका what is their occupation, और उनके पास BPL card है कि नहीं है. So based on that we first assess, we understand कि उनका financial स्थिति कैसा है. So based on that we categorize those patients. अगर जो patient अगर underprivileged है, जो afford नहीं कर पाते, तो उनके लिए we process the case completely free of cost. So we collect the relevant documents कि उनका VPL card हो या income certificate हो या कोई general hospital का OPD card हो. So we collect all those documents. If the patient falls under the underprivileged and lower income category, so all those cases completely free of cost. And we also take the help. There are a lot of NGOs associated with us, जैसे We Care हो, उम्मीदें हो, cancer can kids ho. So we are associated with like a lot of NGOs where they take care of this part as well. So जो patient यहाँ पे directly registered होते हैं नव्या पे, so we reach out to them, we assess after talking to them, and the patients who have been referred, who have been sent by these NGOs, we completely trust them. So that part is being taken care of them, the assessment of the financial condition. अगर जो patient below 2.5 lakhs income के हैं, और जो underprivileged patient है, जो NGOs refer करते हैं, वो we directly process those cases completely free of cost. And yes, of course, there is a processing fees for the patients who do not fall under this category, which is 10,030 rupees. And this whole setup was being done after the complete annual audit cost and a cost audit by Dr. Rajendra Badwe when we launched this process initially. So गोकुल, जो गरीब पेशेंट्स हैं उनको आप इंटरव्यू के माध्यम से और फोन कॉल के माध्यम से असेसमेंट करके फिर उन्हें आप एक सब्सिडाइज्ड कॉस्ट के बारे में कह सकते हैं. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? Right, Dr. Pankaj. तो यहाँ पे the treatment का जो cost है, उसका cost that comes after that. पर ये जो opinion जो है, ये opinion we give it completely free of cost. So after understanding the income level of the or financial background of the patient, तो हम सीधा बता देते हैं उनको कि मतलब उनको opinion completely free of cost है if they fall under the lower income category. Perfect. And भावना, एक प्रश्न है. अमित, are you there? अमित, भावना, एक प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास अपना सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन दिखाएंगे तो डॉक्टर नाराज हो जाएंगे. ये कहाँ तक सही है? ये पेशेंट्स खुद भी बोलते हैं जब आते हैं कि आप उन्हें फोन मत करिएगा, बताइएगा नहीं. ये आई थिंक आई फील अ गुड डॉक्टर शुड एनकरेज सेकंड ओपिनियंस. 2 heads are better than 1. एंड अगर आपका डॉक्टर मेरे हिसाब से सही है तो उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप सेकंड ओपिनियन लें, जिससे कि आप जब ट्रीटमेंट शुरू करें यू आर एब्सोल्युटली सर्टेन कि आप इस ट्रीटमेंट पाथवे पे रहेंगे. और फिर मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि जो पेशेंट्स सोच समझ के ओपिनियंस लेने के बाद ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, कंप्लायंस इज वेरी गुड. एंड वो आपके पेशेंट्स जिंदगी भर के लिए होते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी सोच समझ के 3-4 जगह जाके पूछ के तब आपके पास आए हैं या कहीं और गए हैं जहां भी इलाज करा रहे हैं. तो इसमें कोई बुराई नहीं है. डोंट बी स्कैर्ड टू टेक अ सेकंड ओपिनियन. इनफैक्ट टेक 3 ओपिनियंस इफ नीडेड. करेक्ट. आकाश, आप हैं क्या? क्योंकि आप आकाश, मेरी आवाज आ रही है आकाश? आकाश का मैं इसलिए कह रहा था कि हम लोग सेकंड ओपिनियन की बात कर रहे हैं, ट्रैवल की बात कर रहे हैं. कोविड के समय नव्या का जो रेलेवेंस है और नव्या का जो यूटिलाइजेशन है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि लोग अपने घरों में बंद थे, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, फ्लाइट्स बंद थी, ट्रेन्स बंद थी. उस सिचुएशन में नव्या ही एक ऐसा सहारा था जो कि लोगों को जो है ओपिनियन दिला रहा था. तो आकाश एक कैंसर पेशेंट्स के बच्चे हैं और उनको ये फायदा हुआ, तो हम चाहते थे कि उनसे बात करें, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है अभी. भावना, अमित, आर यू देयर? अमित, आई थिंक रिसेप्शन पुअर है. हाँ अमित, अनम्यूट करना पड़ेगा डॉक्टर अमित को. हेलो सर, कैन यू हियर मी? तुम नेटवर्क एरिया में आ जाओ, तब तक मैं आपको वेट कर लूंगा. कैन यू? नहीं, आवाज ठीक नहीं आ रही है.
So Yes, sir. अभी भी आवाज अच्छी नहीं आ रही. Let me speak to Shireen and Farhad. So Shireen and Farhad, we are talking about second opinion. We are talking about being a good and compassionate, and I would say a patient caregiver. Patient caregiver, not patient's caregiver, but having the patient. Because see what happens when a cancer patient is there, he is already, physically and mentally weak. And the caregiver, if they also become physically, mentally weak, in terms of knowledge, in terms of support and many things, how do you think as a caregiver, we have to ensure that the patient navigates the whole cancer treatment process successfully? सर हमने बेसिकली नव्या से पहली बार संपर्क किया था 2017 में. मेरी दीदी को कैंसर है एंड 2017 में नव्या से हमने सेकंड ओपिनियन लिया था फॉर हर ट्रीटमेंट एंड 2017 में हर ट्रीटमेंट वेंट फाइन. शी वाज डिक्लेयर्ड कैंसर फ्री अराउंड नवंबर 2017. इस बार लास्ट ईयर मार्च में शी हैड अ रिकरेंस एंड पहली बार जब उनका ट्रीटमेंट हुआ था शी वाज वेरी, हर एटीट्यूड वाज वेरी पॉजिटिव, शी वेंट थ्रू इट वेरी स्ट्रांगली. बट जब रिकरेंस हुआ दिस टाइम शी वाज वेरी लो, वेरी डिप्रेस्ड. तो इस बार वी सीरियसली फेल्ट द नीड कि मे बी शी नीड्स काउंसलिंग एंड वी डिडंट नो वेयर टू गेट द एडवाइस एंड हु टू गो टू फाइंड आउट फॉर काउंसलिंग. सो वी अप्रोच्ड नव्या एंड नव्या, while this is probably not something core that Navya does, Navya ने out of the way जाके एक counselor, a very good counselor they found, and उस counselor से बात करने के बाद जो हमारी दीदी में, मेरी दीदी में हमने attitude का फर्क देखा है before and after was really huge. And we also, in terms of how to speak to her, when we spoke to her after her counseling sessions, उन्होंने जो बताया, जो counselor ने बताया है, some of the things they said, I'll give you one example. Counselor ने उनको बोला आप इस ailment को इतनी बड़े तरीके से क्यों देखते हो? Why do you see cancer as a big deal? Cancer is like diabetes, like anything else. It has to be managed. It doesn't have to be something that breaks you. Now that our sister told us as feedback from what she got from the counselor, and that also gave us the idea, second-hand counseling literally, of how to speak to her. And we also started speaking to her in a very different attitude of why are you, this is nothing big at all. Think of the steps you want to do in life, think of the things you want to do in life. And that's where we also got a lot of positivity. Yeah. So that's where I think Navya really, really helped us. So Shireen and Farhad, that is really a great job that you have done. And what happened, this is not only about your sister, but also sometimes you come across people in your society, in your circle, and perhaps that that entire knowledge that you have gained in this process, perhaps if you disseminate to other people, they will also be benefited. Like you rightly said, cancer is a chronic disease. You don't fear tuberculosis, you don't fear hypertension. So if you learn to live with cancer, I think it's not as bad as it is assumed to be, unless it is a late stage disease. But one thing is very challenging when you are dealing with a childhood cancer, because when you deal with a childhood cancer, there are too many emotional issues, there are a lot of social issues, and this is one thing that no adult can ever bear, is the suffering of the child. And that is where Sabyasachi, we would like to know from you, how did you handle this entire emotionally stressful, challenging situation of being a caregiver of a child? And I know it's financially also very distressing, the whole leukemia treatment. Sabyasachi ji. Good evening. Good evening. Can you hear? Yes, we can hear you. Actually, it was mainly was the support was from their parent, from his parents. In fact, he is my nephew. So this is Sujato Majumdar from West Bengal. So he was my nephew. So main support was from his parents. But he was initially diagnosed for this cancer on 2019, November 2019 में पहले उनको पाया गया कि कैंसर है. तो एक दिन ले गया, उसका कुछ ब्लड वगैरह आ रहा था, मतलब कुछ स्पॉट्स थे बॉडी में जो हमने सुना है. एक्चुअली आई स्टे इन असम. सो वो रहते थे वेस्ट बंगाल में. तो उन्होंने फोन किया
कि ऐसा स्पॉट्स है, और हमने ले गया तो वहाँ बताया कि उसको उन्होंने बताया कि आप कोई कैंसर स्पेशलिस्ट दिखाओ, तो दे विल स्टन हाउ दिस कैन हैपन। सो उसके बाद उन्होंने उनको दिखाया, जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उनको दिखाया, तो उन्होंने एडमिशन करने के लिए बोला। इमीडिएटली ही हैज टू बी गॉट एडमिटेड, सो दे वर वेरी मच अपसेट। So after that they went to the Tata Memorial Center in Kolkata. There is a Tata Center in Kolkata, so they got him admitted there. So later on I got transferred to Kolkata after a few months during the Corona time. I was in Assam, so I got transferred to Kolkata. So his mother had already the treatment was more or less, main treatment was over. So then they have some maintenance or something like that. So he was under maintenance, but his mother had the thinking that we have to go to Mumbai and we have to get him checked and get a second opinion. So when I came over here, so she said to me that we have to go there, but this is the Corona time. So during the Corona time, during this pandemic, it is difficult to travel, and also he is getting treatment over here. So there was a dilemma. So we are going through the websites. So TCG जो आपका नव्या का है, उसमें हमने देखा, उसमें हमने अपना नाम वगैरह थोड़ा डाला कि ठीक है हम देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। तो उसके बाद आधा ही हमने डाला था, कुछ नाम वगैरह रजिस्टर किया था। उसके बाद मैडम क्या है नाम उनका, मैडम प्रीतम कुमारी ने हमें फोन किया कि आपका ऐसा आपने नाम डाला है, तो आपको क्या तकलीफ है। तो हमने बताया, सारा कहानी बताया। तो उन्होंने बोला कि आप वो भेजिए, अपना जो भी आपका सारा डिटेल्स भेजिए, हमें मेल कीजिए। तो हमने मेल किया। फिर वो खर्चा का बात आया, तो हमने बोला वो तो फैमिली से है थोड़ा लोअर इनकम, तो हमने जो एक्चुअली वो लोग जो इतना अपना हम लोग से कुछ लेके सब रिलेटिव्स वगैरह हेल्प कर रहे थे, तो उस हिसाब से लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला वो आपका रेशन कार्ड वगैरह भेज दीजिए, मदर का, तो सब भेज दीजिए। तो सारा इन्होंने फ्री में ही कर दिया, हमारा जो काउंसलिंग वगैरह है तो वो भी फ्री में हो गया। उन्होंने ओपिनियन में, मैडम गीतिका श्रीवास्तव है, तो उन्होंने काफी हेल्प किया। उन्होंने हमें रिपोर्ट भेजा, सारा रिपोर्ट। तो हमने करीब 20 जून को हमने वो सब रिपोर्ट वगैरह भेजा था। तो करीब आई थिंक 15 दिन में वो आ गया फाइनल जो हमारा रिपोर्ट है। एंड वी फाउंड दैट वो रिपोर्ट काफी, हमने जो क्वेश्चंस पूछे थे कि कैसे करके और क्या करना है, क्या डाइट है, वो सारा रिप्लाई उन्होंने दे दिया उस रिपोर्ट में। प्लस जो ट्रीटमेंट प्लान है वो भी बताया। प्लस उसमें एक बहुत अच्छा इंकरेजिंग बात था कि उन्होंने बोला कि जो रिपोर्ट्स है उससे पता चल रहा है कि ये अच्छा इम्प्रूविंग है एंड देयर इज ए गुड चांसेस ऑफ रिकवरी। तो ये बहुत अच्छा था। तो हमने वो दिखाया हमारा टाटा सेंटर कलकत्ता में भी, तो उन्होंने भी एग्री किया। एंड मोर और लेस द सेम ट्रीटमेंट प्लान इज बीइंग फॉलोड। सो अभी वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपका यही कहना है रिकमेंडेशन रहा और टाटा मेडिकल सेंटर के डॉक्टर्स को उससे कोई नाराजगी नहीं हुई? नहीं, नाराजगी की बात ही नहीं है, वो तो सेकंड ओपिनियन है, दोनों सेम है। तो उन्होंने बोला, और वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वो लोग फॉलो भी मोर और लेस कर रहे थे। तो उन्होंने बोला हाँ यही प्रोटोकॉल हम फॉलो करेंगे। और इनफैक्ट उससे अभी काफी हद तक काफी और सुस्त है, अच्छा ही है, मतलब ही इज फाइन नाउ। तो उस बच्चे को हमारी तरफ से भी शुभकामना। और बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, योर ब्लेसिंग्स आर रिक्वायर्ड। अभी समय कम है तो हमें और भी चीजों को देखना है। तो देखिए क्या होता है, बहुत सारी स्टोरीज हमने सुनी जो सक्सेस स्टोरीज हैं और उसमें हमें सक्सेस मिला, आउटकम ठीक रहा। लेकिन अनिल चतुर्वेदी जी, आपका जो ये पूरा एक प्रकरण था जिसमें कि आपके ब्रदर इन लॉ को जो ब्रेन ट्यूमर हुआ, ब्रेन ट्यूमर के बाद से जो it is one cancer where we can say that the outcome is not very good at this point. It's a matter of research. Maybe आगे आने वाले दिनों में हमारे पास बढ़िया इलाज होगा इसका। तो अनिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस so called difficult बीमारी, difficult treatment and poor outcome, कैसे आपने हैंडल किया इन सब चीजों को? आपका स्पीकर बंद है, स्पीकर खोल लें। आप म्यूट पे हैं अनिल जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। पालागन सर, सबसे पहले तो मैं नव्या और वी केयर और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं सर कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोगों से बात सुनना एक सौभाग्य है हमारा सर।
और सर सुनाई दे रहा है सर? यस यस, सुनाई दे रहा है। तो सर हमारे जो जीजा जी थे उनका ये केस था, वो देहरादून में थे, उनको ग्लियोब्लास्टोमा ग्रेड 4 डिटेक्ट हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। और जैसे आपने बताया कि टोटल कंफ्यूजन होता है और पैनिक होता है, तो पहले तो सबसे पहले तो हम लोग ने वो डिसाइड किया कि उनका ऑपरेशन जो करना, तो 5 तारीख को उनको मुंबई में ऑपरेशन करवाया। उसके बाद डॉक्टर ने जो इंसिस्ट किया कि टाटा में ही ट्रीटमेंट करवाइए, तो डॉक्टर तेजपाल गुप्ता के अंडर में करवाया था। और मीन टाइम मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो नव्या के बारे में मालूम पड़ा, तो हम लोग ने ये सोचा कि कंफ्यूजन है और ठीक से समझ में नहीं आया कि अगर जो ट्रीटमेंट हम लोग सही दिशा में जाएंगे नहीं जाएंगे, तो नव्या से कंसल्ट किया। और नव्या का जो रिस्पांस था वो व्हाट आई कैन से इज अनबिलीवेबल था। जो एम्पैथी और जो हैंड होल्डिंग जो मिला, सपोर्ट मिला, वो इट वाज अमेजिंग। इनफैक्ट गीतिका को आई वुड लाइक टू, मतलब उनको स्पेशली है कि इमीडिएटली रिस्पॉन्स जो आते थे वो सोच भी नहीं सकते थे हम लोग कि जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे। एक अर्पिता है, नेहा है, रोशेल है, इन लोगों का प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स रहता था, कुछ भी क्वेरी भेजो तो उसके रिप्लाई आते थे, तो हम लोग को पता था कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। अब सर जीजा जी की जो बात थी वो उनकी अनफॉर्चुनेटली अभी अक्टूबर में डेथ हो गई। जो मैंने ऑब्जर्व किया सर वो ये है कि ही वाज इन देहरादून, वो उनका मुंबई में स्टार्टिंग में कीमो और रेडिएशन हो चुका था, ठीक से हो गया था, कैंसर वाज अंडर कंट्रोल। बट जो पैंडेमिक हुआ उसमें वो फॉलोअप के लिए यहाँ नहीं आ सके, और उसकी वजह से इवन अप टू जून जुलाई ही वाज ओके, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स की वजह से शायद कॉम्प्लिकेशंस जो हो गए दवाइयों के या कुछ भी है, तो वहाँ के जो मेरे ख्याल से जो डॉक्टर्स है वहाँ के, वो फिर वो नहीं ये कंट्रोल कर पाए, क्योंकि अदरवाइज वो एकदम द ट्यूमर वाज अंडर कंट्रोल which the doctors were saying कि मतलब बहुत अच्छा है progress, and that was because of Dr. Tejpal Gupta and the support we got from Navya। बहुत अच्छा था सर। इसमें मेरे को ये बोलना था कि सर ये जो मतलब ये स्मॉलर सिटीज में जो लोग रहते हैं या लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके लिए ये जो नव्या और ये नेशनल कैंसर ग्रिड का जो माध्यम है वो मतलब बहुत अच्छा है, मतलब एक रियली एक बहुत अच्छी सोच है, और मतलब सबके लिए आई विश कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। अनिल जी हम लोग जरूर करेंगे। आप के ये जो शब्द है बड़े एनकरेजिंग है, और बड़ा दुख हो रहा है सुन के कि आपके जीजा जी का जो है पैंडेमिक के चलते फॉलो अप नहीं हो पाया एंड वो सब रहा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि छोटे शहरों के लिए बड़ा उपयुक्त है, कैंसर की छोटी सी चीज थी, खाली सेकंड ओपिनियन कितना आसानी से मिल गया आपको। तो वंदना जी, हम जैसे एनजीओ और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हम लोग मिलके ये जो हम कह रहे हैं कैंसर से आजादी, ये जुमला न बन के रह जाए, कैसे हम लोग आपस में मिलके छोटे शहरों में अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को सुदूर एरिया जो भारत का है उसमें कैसे पहुंच सकते हैं? देखिए डॉक्टर चतुर्वेदी, अभी भी हम लोग इसलिए पहुंच पा रहे हैं बहुत लोगों को क्योंकि जूम का एक माध्यम बन गया है। ये कोविड का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि इस पीरियड में, इस साल भर में ऑलमोस्ट लोगों को स्मार्टफोन्स पे या आकर जूम मीटिंग्स अटेंड करने का मौका मिल गया। तो आई थिंक अभी हमें इसको यूज करना चाहिए ताकि हर छोटे छोटे गांव में मीटिंग करें रेगुलरली। आप लोग जो डॉक्टर्स हैं वो नव्या के जो बाकी लोग के भी डॉक्टर्स हैं, जिस क्षेत्र के डॉक्टर्स हैं वो उसमें मीटिंग में आए। मान लीजिए मैं उड़ीसा में कुछ करना चाहती हूँ, तो उड़ीसा के जो स्पेशलिस्ट है वो आए ताकि वहाँ के लोगों को भी विश्वास हो जाए कि वहाँ पे भी अच्छे डॉक्टर्स हैं। और इस तरह से हम हर प्रांत में हर महीने में एक मीटिंग करें जहाँ कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात करें, जहाँ कैंसर प्रिवेंशन के बारे में बात करें, और जहाँ हम ये लोगों को विश्वास दिला दें कि उनके प्रांत में भी डॉक्टर उतने ही अच्छे हैं। तो अगर किसी वजह से वो बॉम्बे नहीं आ सकते, जो कि लोगों के
मन में एक बड़ी भारी भ्रांति है, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बनारस में जब से ये टाटा का हॉस्पिटल खुल गया है इतने जोर शोर से, हमें मालूम है कि लोग बाग कहते हैं कि मैडम हमें यहाँ पे ज्यादा आसानी है क्योंकि हम अपने घर में रहकर इलाज करा सकते हैं। तो वो इसलिए हो सका है संभव क्योंकि हमने उनसे बातचीत करी है, उनको बताया है और वहाँ के डॉक्टर साथ में जुड़े हैं। इसी तरह से हर जगह अगर ये चीज हो जाए तो I think it will make a lot of difference because you always want to meet the expert, and if somebody from the team in Navya is the expert and maybe a doctor from Tata, जैसे मान लीजिए आज जैसे डॉक्टर भावना है और आप, डॉक्टर भावना चेन्नई में है, अपोलो हॉस्पिटल में है और आप टाटा हॉस्पिटल में। अगर मान लीजिए चेन्नई के पेशेंट्स के साथ मीटिंग करें और आप दोनों जने हैं और फिर भावना जी के साथ और भी लोग हैं जो कि साउथ में डॉक्टर्स हैं, तो फिर उनको रहेगा कि हाँ डॉक्टर ने, टाटा वालों ने भी कहा था और ये लोग भी कह रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि फेसबुक पे प्रश्न आ रहे हैं कि हमारे डॉक्टर नाराज हो जाते हैं कि हम सेकेंड ओपिनियन क्यों ले रहे हैं। तो ये सब बातें अगर जो एनसीजी की टीम के डॉक्टर्स हैं वो बताएं कि नाराज होने की बात नहीं है, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत लोगों में विश्वास हो जाएगा। Perfect. Geetika, everybody wants to see you on screen and your entire team of Navya. Can a grid be created where all of you are there together on that screen? Geetika, Rochelle, Gokul. I think Dr. जोशी का भी इंटरनेट ठीक हो गया है अब शायद, अगर if he wants to add something. हाँ, अमित पर है डॉक्टर जोशी? नहीं है। Geetika, I would like you to make a final conclusion and also maybe final word. Geetika, maybe Rochelle, you can speak on behalf of Navya. Rochelle is on mute. Am I audible now? Yeah. You're audible. Okay, wonderful. Thank you everyone for coming. I think, हमारा mission है कि every cancer patient has a right for an expert opinion, and this is only possible when experts, NGOs, patients, caregivers come together for the patient. So please continue to have faith and belief that we are here with you, and whatever we can do, we will. Please do share your opinions, like feedbacks with us, that we can improve ourselves to do what we can. Thank you, Dr. Pankaj, Mrs. Gupta, Dr. Bhavna, Dr. Joshi, Prashanti, Anil ji, everyone. Sabyasachi. सॉरी, एक चीज और कहना चाहती हूँ डॉक्टर चतुर्वेदी, वो ये है कि किसी ने कहा है कि उनको जब पेमेंट करना पड़ा था तो सिर्फ एक बार ही करना पड़ा था और उसके बाद वो मल्टीपल टाइम्स नव्या से कांटेक्ट कर चुकी है, लेकिन उसके लिए बार बार पेमेंट नहीं किया गया है। तो विच इज आई थिंक अ गुड थिंग फॉर पीपल टू नो कि एक बार का, इज इट ट्रू कि एक ही बार करना पड़ता है या वो स्पेशल केस? So the payment is like 1-for-1 like treatment decision point. अगर आपका treatment decision point नहीं change कर रहा है तो आपको दोबारा पे नहीं करना है। Thank you, Geetika, for that clarification. As I said again, that it's a government of India's effort through Tata Memorial Center, through National Cancer Grid, that we should ensure that no patient should have deprivation of proper treatment. And deprivation of proper treatment means वो हर मरीज को ये हक है कि वो दूसरा तीसरा ओपिनियन लेके सही इलाज प्राप्त करे, और सही इलाज का मतलब वो है जो कि वैज्ञानिक है, मेरे पर्सनल ओपिनियन से आधारित ना होना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि कैंसर से जो एक जैसा फरहाद ने भी कहा कि कैंसर से डरे मत, हम लोगों को कैंसर को फेस करना है और इस फेस करने के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है, एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है,
और यही एक नव्या टाटा मेमोरियल सेंटर, वी केयर, भावना चेन्नई में अपोलो में काम कर रही हैं। हम लोगों का सबका यही मकसद है। तो इसके साथ मैं आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और हम लोग जुड़े रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट। एक मिनट, यू कांट हैव द लास्ट वर्ड। आई वांट टू ऐड समथिंग ओवर हियर कि मान लीजिए कभी ऐसा लगे कि कोई चीज सही नहीं हो रही है, तो हम लोग हमेशा नव्या को कांटेक्ट करके उन्हें बता सकते हैं कि ये चीज सही नहीं है और इसे सही करिए, क्योंकि दे आर ओपन टू लिसनिंग और कई चेंजेस भी लाते हैं। इसके बारे में मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि एक ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि एक आर्मी ऑफिसर थे जिनका कि ट्रीटमेंट आर्मी में फ्री होता है, लेकिन क्योंकि वो ट्रीटमेंट वहां नहीं हो पा रहा था तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा गया था। तो उसके वजह से जब उन्होंने नव्या को चिट्ठी लिखी तो नव्या ने कहा कि आपको चार्ज करेंगे क्योंकि आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है। So I spoke to Kritika. I still remember I was at the airport in Barcelona or somewhere, and I got this phone call from the patient, and I spoke to her, and I was like, "क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे करोगे तो हम किसी को भी नव्या के बारे में नहीं बताएंगे and all that." So she said, "Give me some time and I'll look into it." और उसके बाद how she advocated, I don't know, पर अब ऐसा हो गया है कि आर्मी ऑफिसर्स को ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कोई अगर रीजनेबल है तो each one of us can become an advocate and talk to them and convince them why we feel that way, और आगे फिर वो अगर उनको आगे कन्विंस करना है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है, चाहे वो ओपिनियन के बारे में हो, चाहे वो किस कैटेगरी में क्या होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इसके साथ गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, डॉक्टर चतुर्वेदी। थैंक यू। तो ये फाइनल वर्ड रहा ना फिर? जो भी आप मानिए। ओके ओके, चलो bye bye, bye everyone. Thank you so much, Thank you. everyone. Thank you very, very much. Thank you, Geetika. Happy Republic Day. Thank you.